मंडप सजा हुआ था। अग्निकुंड में अग्नि धधक रही थी। पंडित जी भी वहीं थे, बाराती थे। बस कोई नहीं था तो वो था दुल्हा। भैया जी, दूल्हा भाग गया, उसकी कहीं और सेटिंग थी। बिल्ला, गाड़ी निकालो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। हरामखोर, मेरी छोटी बहन को दुल्हन के जोड़े में छोड़कर भाग गया। अब तो गया वो। ब्रज फौरन अपने लठैतों को लेकर बिन्नी के होने वाले पति की तलाश में निकल जाता है। पहली बार तो दुल्हन बनी थी माँ, और आज ये सब होना था। ये कैसी बातें करती है तू बिन्नी? हमारे में एक औरत जीवन में एक बार ही दुल्हन बनती है, बार बार नहीं। शादी है कि तमाशा? पिक्चर की हीरोइन ने तो एक पिक्चर में 4-4 बार शादी करी है ना माँ। मैं उनकी बात कर रही थी। उनका दूल्हा भी तो शादी से भाग सकता था ना। मुझे तो एक ही बार दुल्हन बनना था, मेरा दूल्हा क्यों भाग गया? बिन्नी के पापा, कभी मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं ना, पर अपनी भोली बेटी के साथ ये अन्याय होता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चेहरे से अपना घूंघट हटाए बिन्नी मंडप के पास वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। 4 पूत जने हैं मैंने, सब एक से बढ़कर एक। वो चारों उस लड़के को अपने कंधे पर ही लेकर आएंगे। बिन्नी, रोती क्यों है? तेरा बाप जिंदा है अभी। कुछ देर बाद ब्रज अपने बाकी 3 भाइयों के साथ अपनी जीप में लौटता है। मंजू भागते हुए उसके पास जाती है। बेटा, दामाद जी कहाँ है? उन्हें वहीं ध्वस्त नहीं करना था, साथ लाना था। तेरी बहन दुल्हन बनी बैठी है। आपके होने वाले दामाद जी अपनी प्रेमिका के साथ भागे थे माँ। दोनों को बंदी बनाकर गाड़ी में लेकर आए। फेरे ले लिए थे दोनों ने। अभी इन दोनों के उल्टे फेरे करवाऊंगा और अपनी बहन से दामाद जी के सीधे फेरे बनवाऊंगा। नहीं भैया, किसी का प्यार छीनकर मुझे शादी नहीं करनी। आप इन दोनों को जाने दीजिए। बिन्नी की किस्मत में जो होगा वो बिन्नी को मिल जाएगा। बेगूसराय में बिन्नी मंडप पर बैठी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, और उसी मंडप में ब्रज अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाता है। ये मंडप यहाँ से नहीं हटेगा, ना ही यहाँ शादी की कैटरिंग रुकेगी। शादी तो मेरी बहन की अब इसी मंडप में होगी, और इसी जोड़े में 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिन्नी को विदा करूंगा मैं। ये वादा है मेरा बहन तुझसे। हाँ मम्मी, बेगूसराय पहुंच गया मैं। ज्यादा किसी से बेमतलब की बहस मत करना बेटा। मैंने सुना है उधर लोग छोटी छोटी बात पर मार धाड़ शुरू कर देते हैं। मम्मी, हिंदी पिक्चर ज्यादा देख ली है तुमने, ऐसा कहीं नहीं होता। और मैं कौन सा किसी की बेटी भगाने आया हूँ, बस अपना काम करूंगा और वापस मंडोली आ जाऊंगा। विनित एक फैशन डिजाइनर था। खुद का डिजाइन किया हुआ एक ब्राइडल लहंगा पहुंचाने के लिए स्पेशली वो अपने शहर से यहाँ तक आया था। एड्रेस तो यही का था, अब कोई फोन नहीं उठा रहा। गाड़ी का शीशा नीचे करके विनित पास से गुजर रहे एक आदमी को रोकता है। अरे भाई, यहाँ पास में किसी की शादी वादी हो रही है क्या? वो मैं लहंगा लेकर आया था। हाँ हाँ, दुल्हन अंदर ही है, चलिए चलिए। विनित के बिन्नी के कमरे में पैर रखने की देर थी कि उसकी दामाद की तरह खातिरदारी शुरू कर दी जाती है। कोई थाल लेकर उसके पैर धोना शुरू कर देता है, कोई मिठाइयों से उसका मुंह भरना। इतनी खातिरदारी मेरे घर पर भी कभी नहीं हुई। आप लोगों ने बहुत इज्जत दी है मुझे, सच्ची है। पापा मम्मी को लगता था मैं बेकार काम कर रहा हूँ, इस काम के पीछे कोई इज्जत ही नहीं है। पर आज काश वो भी देख पाते कितनी इज्जत मिल रही है मुझे। उफ, इसी दिन का तो इंतजार था मुझे। इज्जत क्यों नहीं मिलेगी बेटा? प्यार किया है तो डरना क्या। और घर वालों का क्या है, 2 मिनट नाराज होंगे फिर अपने आप मान जाएंगे। अगर मुझे इस बात की पहले भनक होती तो मैं खुद ही तुम्हारे घर आ जाता, पर कोई बात नहीं। कहते हैं ना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। लगता है 2 लाख का लहंगा लेने के पहले इस लड़की ने अपने पापा को बताया नहीं था। बता देती पगली, पैसे की कमी कहाँ है इसे। अंकल तो काफी चील भी है। अब लगाइए बेटा जी अपने मम्मी पापा को वीडियो कॉल। आजकल तो मोबाइल का जमाना है, आ नहीं पाए तो क्या हो गया, वीडियो कॉल पर तो देख सकते हैं। पापा मम्मी को वीडियो कॉल? आप घबराइए मत बेटा जी, मैं हूं ना, सब संभालूंगा। विनित को कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। उसके लिए वो सिर्फ एक फैशन डिजाइनर था जिसकी बड़ी इज्जत हो रही थी। विनित व्हाट्सएप पर अपनी माँ को जैसे ही वीडियो कॉल करता है, सिकंदर उसके हाथ से फोन ले लेता है। नमस्ते समधन जी, नमस्ते समझी जी। अब देखिए, आपका बेटा तो हमारा हो गया। अब जल्द से जल्द आप दोनों यहाँ आ जाइए, या आपको आने में कोई भी दिक्कत है तो हम करवा देते सुविधा। ये फेरे आप वीडियो कॉल पर देख लीजिएगा, पर ये बात समझ जाइए कि शादी अब विनीत बेटा जी की मेरे बेटे से ही होगी। आंटी जी, अंकल जी, क्या कर रहे हैं आप? दुल्हन का जोड़ा लाने के बाद दामाद जी आप शर्मा रहे हैं। आपको तो पता ही होगा, हमारे यहाँ होने वाला दामाद ही दुल्हन के लिए शादी का जोड़ा लेकर आता है। पिछले 3 दिन बड़े बुरे बीते मेरे बेटे के, रो रो कर परेशान हो गई थी मेरी बच्ची। आज आप आए हैं तब जाकर खुशी आई है इसके चेहरे पर। जिस लड़की का दूल्हा उसे मंडप पर ही छोड़कर चला जाए, उस पर क्या ही बीतेगी। पर मुझे ये बात अच्छी लगी।
कि आपने इन चीजों पर ध्यान नहीं दिया और प्रेम को आगे रखा। देखिए बहन जी, 4 बेटों के बाद मुझे मेरी बेटी हुई बिन्नी। इसकी खुशी मेरे लिए सब कुछ है। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मेरे और 4 भाइयों में भी किसी की बेटी नहीं है। हम सब जीते ही बिन्नी की खुशी के लिए। और जो हमारी बिन्नी को दुखी कर देना, उसे फिर हम जीने नहीं देते हैं। खैर, अब दमाजी जोड़ा लेकर आए गए हैं और मेरी बेटी ने उन्हें पसंद कर लिया है, तो बात पक्की हो गई। जहां तक बात रही लेन देन की, तो दमाजी को सोने चांदियों से तौल देंगे हम। घर, गाड़ी, जमीन, किसी चीज की कमी नहीं है सिकंदर को। ना ही यहाँ विनीत को कुछ समझ में आ रहा था, ना ही ममता और विनोद को। मुझे तो बेटा ये भगवान का इशारा लग रहा है। वैसे भी उम्र तो तेरी शादी की कब की हो चुकी थी, पर तुझे अपनी बेटी देता कौन? सेटल ही नहीं है तू। अरे फैशन डिजाइनर हूँ मम्मी मैं। मेरे डिजाइन किए हुए लहंगे के पीछे 1 करोड़पति बाप अपनी बेटी की शादी मेरे से करवाने पर आ गया, और आपको अब भी मेरी काबिलियत पर शक हो रहा है? वो तो पापा ने 10 लाख रुपए की मदद नहीं की मुझे, वरना मस्त शोरूम डालकर लहंगे पर लहंगे बेच रहा होता आपका बेटा। एक काम कर बेटा, तू जाकर मुझे ही बाजार में बेच दे और उठा ले 10 लाख रुपया। यहाँ इतनी बड़ी मुसीबत आन पड़ी है सर पर, और इसे 10 लाख रुपए की सोच रही है। सुन लिया, तेरे बाप के पास खुद को बेचने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। बस खाने पीने भर के पैसे आए हमारे पास बेटा, तेरे सपने पूरे करने की औकात नहीं है हमारी। पर सिकंदर भाई साहब की बेटे को भरे मंडप में उसका होने वाला पति छोड़कर चला गया। अब वो अपनी बेटी की शादी तुझसे करवाना चाह रहे, तो इसमें दिक्कत क्या है? अरे ये लहंगा मैं कहीं और देने आया था मम्मी, और गलती से यहाँ पहुंच गया हूँ। ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है बस। तेरे होने वाले ससुर जी को बोल दे कि जिस लड़के के यहाँ तुझे लहंगा पहुंचाना था, उनके यहाँ वो पहुंचा देंगे। पैसे की कोई कमी तो है नहीं उनके पास, पर शादी तो अब तेरे बिन्नी बिटिया से ही होगी। और बिना देरी किए विनीत के पेरेंट्स ममता और विनोद ट्रेन पकड़कर बेगूसराय पहुंच जाते हैं और बड़ी धूमधाम से बिन्नी के परिवार वाले उसे विदा करते हैं। और विदा होकर बिन्नी मंडोल अपने ससुराल आ जाती है। ऐसे सर्कमस्टेंसेस में शादी हुई हमारी। आई हैव नेवर थॉट अबाउट दिस। क्या कहा आपने? जरा फिर से कहिए ना, बड़ा मीठा लगा सुनकर। कुछ नहीं, मैं बस बता रहा था व्हाट इज गोइंग इन माय हेड। तुम बताओ, व्हाट वर योर ड्रीम्स रिगार्डिंग मैरिज? विनीत अंग्रेजी में बोलता जा रहा था और बिन्नी अपने गालों पर हाथ रखकर उसकी अंग्रेजी से मंत्रमुग्ध हुई जा रही थी। कितनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं आप। मेरे पूरे परिवार में किसी को अंग्रेजी नहीं आती। पापा जी को पता चलता उनका दामाद इतना पढ़ा लिखा है, तब तो वो हमें यहाँ गाड़ी से नहीं प्लेन से भेजते हैं। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है बिन्नी, इंग्लिश का क्या है? आजकल तो लोग यूट्यूब से भी इंग्लिश सीख लेते हैं। पर मेरे लिए इतना आसान नहीं है, वो मैं पढ़ी लिखी ना हूं ना। जब क्लास 1 में थी तो मेरे सर ने मुझे बहुत जोर से डांट दिया था। वो स्कूल हमारा ही था। फिर उस सर के साथ भैया ने क्या किया होगा आप समझ सकते हैं। बस फिर उस दिन के बाद घर पर ही टीचर आने लगे। पर घर पर मैं पढ़ती नहीं थी, सर बैठे रहते, मैं ड्राइंग करती रहती। बिन्नी की ये बात सुनकर विनीत का मुंह खुला का खुला रह जाता है। उसकी शादी ऐसी लड़की से हुई थी जो अनपढ़ थी। गुस्से में उठकर विनीत कमरे से बाहर चला गया। बिन्नी पूरी रात विनीत का इंतजार करती रहती है, पर विनीत लौटता नहीं। रात भर जागी बिन्नी सुबह के 5 बजते ही कमरे से बाहर आती है। ये तो बाहर ही सो गए, जरूर काम करते करते आंख लग गई होगी। विनीत के पैर छूकर बिन्नी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। 2 चम्मच चीनी में सबकी चाय बन जानी चाहिए, और चाय पत्ती भी 2 चम्मच डाल देती हूँ। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच चाय पत्ती और 2 चम्मच चीनी डालकर कुछ देर गैस पर रखने के बाद बिन्नी उसे उतारकर बाहर ले आती है। माँ जी बाबू जी, अब दोनों के लिए चाय लेकर आई हूँ मैं। वैसे तो घर पर मैंने कभी कुछ बनाया नहीं था, पर आज मेरी पहली रसोई थी ना, तो बड़े प्यार से चाय बनाकर लाई हूँ मैं। अरे बहू बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? 10-20 दिन ना बिल्कुल रसोई के बारे में भूल जाओ, आराम करो, विनीत के साथ वक्त बिताओ। एक दूसरे को जानने का समय कहाँ मिल पाया तुम दोनों को। रसोई की रस्में तो बाद में भी हो जाएगी। हो गया आपका, कभी भी सही बात मत बोलिएगा। सही तो कह रही है बहू, वो इस घर की बहू है, रस्में तो करनी पड़ेगी ना। ला बहू, तेरी बनाई हुई चाय मुझे दे दे। जितनी तेजी से ममता ने चाय का पहला घुट लिया था, उतनी तेजी से ही वो चाय उसके मुंह से बाहर आ जाती है। चाय में से चाय पत्ती भी छानी नहीं बहू तूने, और इसमें चाय पत्ती ही चाय पत्ती है। पता नहीं चाय पत्ती कोई चाय में डालता है क्या? ये चाय नहीं है, काला पानी है। ममता जी की इतनी तीखी आवाज सुनकर बिन्नी की आंखों में आंसू झरझर बहने लगे। मुझे चाय बनाने नहीं आती माँ जी, मैं सीख लूंगी। ये तो क्या कर रही है ममता? अगर बहू ने इस बारे में अपने मायके में बता दिया तो वो लोग जीना मुश्किल कर देंगे हमारा।
अरे बहू बेटा, मैं तुझे डांट थोड़ी ना रही हूँ, मैं तो इसी तरह से बात करती हूँ। आवाज जरा तेज सी है मेरी। तू ऐसे रो मत। मेरी दुल्हन ऐसे रोते हुए अच्छी थोड़ी ना लगती है। जरूरी थोड़ी ना खाना बनाना सभी को आए। घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो कुछ और काम कर ले। बिन्नी अपने कमरे में अपने बैग को अनपैक करना शुरू कर देती है। पहली रसोई में तो माँ जी को नाराज कर दिया, उनका मूड ठीक करना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, घर की पुरानी चादर और कपड़ों को धो देती हूँ, वैसे भी काफी गंदे लग रहे हैं, ये सही रहेगा। सभी कमरों से चादर, पर्दे और गंदे कपड़े निकालकर बिन्नी वॉशिंग मशीन में धोने डाल देती है, पर चलने की जगह वॉशिंग मशीन आवाज करनी शुरू कर देती है। ये क्या हो गया मुझसे, कहीं वॉशिंग मशीन खराब तो नहीं कर दिया, माँ जी बड़ी नाराज होंगी। मशीन की धड़धड़ की आवाज सुनकर सभी भागते हुए वॉशिंग मशीन के पास आते हैं। पूरे गांव के कपड़े एक साथ मशीन में डाल दोगे तो यही होगा ना? ऐसी आवाज आई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। नए डिजाइन पर काम कर रहा था, काम छोड़कर आना पड़ गया मुझे। देख लो मम्मी, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ, अब बाहर से कोई शोर शराबा रहा है। हाँ हाँ मैंने तू जा। और बहू तू इधर सुन, ये क्या कर दिया तूने, अपना शादी का जोड़ा चद्दरों के साथ मशीन में डाल दिया। अरे बहू तू समझ भी रही है, 2 लाख का लहंगा था वो। बताओ, जिस काम में हाथ लगाती है उसी का सत्यानाश कर देती है। ममता जी, बहू की आंखों में पानी आ रहा है, जरा चुप हो जाइए। बहू, तेरी सास के कहने का मतलब है शादी का लहंगा ना इससे नहीं धोते हैं, और ये तो तेरे पति ने तेरे लिए खुद तैयार किया था। मुझे ये काम नहीं आते बाबूजी, मैं तो बस अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी। सुबह चाय खराब बना दी, अभी मशीन खराब कर दी, मैंने मम्मी जी को भी दुखी कर दिया। अरे तो तू वो काम कर क्यों रही है बहू जो तुझे आता नहीं? घर के इतने काम होता है, जो काम तुझे आता है वो कल है। मुझे क्या पता मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहली बार बहू बनी हूँ ना माँ जी। टीवी सीरियल वाली बहुओं की तरह 8-10 साल का एक्सपीरियंस थोड़ी ना है मेरे पास। बहू बेटा, तुझे बहू बनने की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे मायके में कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें तेरा हाथ साफ होगा, जो तुझे बहुत पसंद होगी, उसी चीज में मन लगा ले बेटा। बिन्नी को पूरी दुनिया में एक ही काम आता था, ड्राइंग एंड स्केचिंग। बिन्नी अपने कमरे में जाती है, जहां विनीत एक के बाद एक पन्नों को फाड़ कर फेंक रहा था। पता नहीं क्या हो गया है, आज दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पापा जी के पैसों पर मुझे कुछ नहीं करना। कस्टमर सिर्फ बड़ा शोरूम देख कर नहीं आएंगे। ये ब्लाउज आप गिरे हुए बाजू का क्यों बना रहे हैं? फुल बाजू का ब्लाउज बनाइए ना, कोट गला और नीचे लाल रंग का लहंगा, बहुत अच्छा लगेगा। आजकल लोग ना फिर से ओल्ड ट्रेडिशनल फॉलो करना चाह रहे हैं, रजवाड़ी लुक भी बुरा नहीं होगा। अगर सभी एक से ही कपड़े पहनने लगेंगे तो फिर शादी में अलग क्या रह जाएगा। माना ट्रेंड एक चीज है, पर सुविधा पे तो देखेगा ना आदमी। एक तो इतने कड़ाके की ठंड, उसमें दुल्हन स्वेटर नहीं पहन सकती, तो कम से कम फुल बाजू का लहंगा हम उसके लिए बना ही सकते हैं। ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कैसे क्या डिजाइन करना है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है मैंने, ड्रेस डिजाइन करना जानता हूं मैं। सच कहूं तो जो लहंगा आप लेकर आए थे ना, उसकी भी बाजू की फिटिंग सही नहीं थी। आखिर में दूसरे ब्लाउज के साथ उस लहंगे को पहना मैंने, पता चल रहा था कि नहीं। क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे इन चीजों की समझ है, वरना सभी के सामने इंसल्ट हो जाती मेरी। ये सुन के विनीत जरा बिन्नी की पहनी साड़ी को गौर से देखता है। ये साड़ी कहाँ से ली तुमने? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, इतने बड़े खानदान की हो तुम, अपनी साड़ियां तो विदेश से ही मंगवाती होगी। संभव होता तो लोग चांद से उसकी चांदनी भी खरीद लेते, पर कुछ चीजें ना खरीदी नहीं जाती, उन्हें बनाया जाता है। मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ वो सारे के सारे मेरे ही स्टाइल किए होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, मेरे सर जब मुझे पढ़ाने आते थे मैं उन्हें अलग बिठाकर खुद ड्राइंग करने लगती थी। सर ने नोटिस किया कि मैं रंगों में अच्छी हूँ, फिर वो खुद के साथ क्लास में अपनी बीवी को भी लाने लगे जो टेलर थी। मैं उनको डिजाइन बताती और वो सी देती। कपड़े इतने सुंदर सुंदर बनने लगे कि आंटी जी को भी कॉन्फिडेंस आ गया। पर पापा ने उन्हें हमारे यहाँ सभी के कपड़े बनाने के लिए रख लिया। मैं ही सभी के कपड़े डिजाइन करती थी। मेरी साड़ी के ऊपर जो कलाकारी दिख रही है ना, ये नकली नहीं है, मैंने हाथ से बनाई है। हाँ ठीक है, मान लिया तुम्हें डिजाइन की समझ है, पर मेरे कस्टमर सिर्फ एक शहर के नहीं होंगे, मुझे पूरी इंडिया में फेमस होना है। विनीत को साइड कर बिन्नी उसके हाथ से ड्राइंग कॉपी लेकर खुद लहंगे का डिजाइन बनाने लगती है, जिसे देखकर विनीत हैरान हो जाता है। हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। मैं इस काम में अच्छी हूँ, मेरी बात मानिए, 2 कारीगर बुलवाया है, मेरे डिजाइन किए हुए लहंगे को सिलवा लीजिए। अगर ये नहीं बिके तो जिम्मेदारी मेरी, उन्हें मैं मेरे मायके में भिजवा दूंगी। इस गवार को लगता है कि ये मुझे कंपटीशन दे देगी। विनीत को अपनी बीवी के टैलेंट पर भरोसा नहीं था, पर जैसे वो उसके डिजाइन किए हुए लहंगे को अपने शोरूम में लगाता है, पहले ही दिन स्टॉक आउट।
मुझे माफ कर दो बिन्नी, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारे ही कारण है। उसके बाद भी मैं तुम्हें गंवार समझ रहा था। गंवार तो यहाँ मैं हूँ, जो एक सही ड्रेस तक नहीं ढूंढ सका, जिसने अपनी बीवी की कदर नहीं की, उस बीवी की जो इतनी टैलेंटेड है। ये शोरूम तुम्हारा है और ये घर भी। प्लीज मुझे अपने अंडर काम पर रख लीजिए ना मैडम। विनीत बिन्नी को पूरे मन से अपना लेता है और दोनों की जिंदगी खुशहाल हो जाती है। मंडप सजा हुआ था, अग्निकुंड में अग्नि धधक रही थी, पंडित जी भी वहीं थे, बाराती थे, बस कोई नहीं था तो वो था दुल्हा। भैया जी दूल्हा भाग गया, उसकी कहीं और सेटिंग थी। बिल्ला गाड़ी निकालो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो। हरामखोर मेरी छोटी बहन को दुल्हन के जोड़े में छोड़कर भाग गया, अब तो गया वो। ब्रज फौरन अपने लठैतों को लेकर बिन्नी के होने वाले पति की तलाश में निकल जाता है। पहली बार तो दुल्हन बनी थी माँ, और आज ये सब होना था। ये कैसी बातें करती है तू बिन्नी? हमारे में एक औरत जीवन में एक बार ही दुल्हन बनती है, बार बार नहीं। शादी है कि तमाशा? पिक्चर की हीरोइन ने तो एक पिक्चर में 4-4 बार शादी करी है ना माँ। मैं उनकी बात कर रही थी, उनका दूल्हा भी तो शादी से भाग सकता था ना। मुझे तो एक ही बार दुल्हन बनना था, मेरा दूल्हा क्यों भाग गया? बिन्नी के पापा, कभी मैंने आपसे कुछ मांगा नहीं ना, पर अपनी भोली बेटी के साथ ये अन्याय होता हुआ मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। चेहरे से अपना घूंघट हटाए बिन्नी मंडप के पास वाले चेयर पर जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। 4 पूत जने हैं मैंने, सब एक से बढ़कर एक। वो चारों उस लड़के को अपने कंधे पर ही लेकर आएंगे। बिन्नी रोती क्यों है? तेरा बाप जिंदा है अभी। कुछ देर बाद ब्रज अपने बाकी 3 भाइयों के साथ अपनी जीप में लौटता है। मंजू भागते हुए उसके पास जाती है। बेटा दामाद जी कहाँ है? उन्हें वहीं ध्वस्त नहीं करना था, साथ लाना था। तेरी बहन दुल्हन बनी बैठी है। आपके होने वाले दामाद जी अपनी प्रेमिका के साथ भागे थे माँ, दोनों को बंदी बनाकर गाड़ी में लेकर आए। फेरे ले लिए थे दोनों ने। अभी इन दोनों के उल्टे फेरे करवाऊंगा और अपनी बहन से दामाद जी के सीधे फेरे बनवाऊंगा। नहीं भैया, किसी का प्यार छीनकर मुझे शादी नहीं करनी। आप इन दोनों को जाने दीजिए। बिन्नी की किस्मत में जो होगा वो बिन्नी को मिल जाएगा। बेगूसराय में बिन्नी मंडप पर बैठी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, और उसी मंडप में ब्रज अपनी बहन के सर पर हाथ रखकर ये कसम खाता है, ये मंडप यहाँ से नहीं हटेगा, ना ही यहाँ शादी की कैटरिंग रुकेगी। शादी तो मेरी बहन की अब इसी मंडप में होगी, और इसी जोड़े में 1 हफ्ते के अंदर अंदर बिन्नी को विदा करूंगा मैं। ये वादा है मेरा बहन तुझसे। हाँ मम्मी, बेगूसराय पहुंच गया मैं। ज्यादा किसी से बेमतलब की बहस मत करना बेटा। मैंने सुना है उधर लोग छोटी छोटी बात पर मार धाड़ शुरू कर देते हैं। मम्मी हिंदी पिक्चर ज्यादा देख ली है तुमने, ऐसा कहीं नहीं होता। और मैं कौन सा किसी की बेटी भगाने आया हूँ, बस अपना काम करूंगा और वापस मंडोली आ जाऊंगा। विनीत एक फैशन डिजाइनर था। खुद का डिजाइन किया हुआ एक ब्राइडल लहंगा पहुंचाने के लिए स्पेशली वो अपने शहर से यहाँ तक आया था। एड्रेस तो यही का था, अब कोई फोन नहीं उठा रहा। गाड़ी का शीशा नीचे करके विनीत पास से गुजर रहे एक आदमी को रोकता है। अरे भाई, यहाँ पास में किसी की शादी वादी हो रही है क्या? वो मैं लहंगा लेकर आया था। हाँ। आवाज सुनकर सभी भागते हुए वॉशिंग मशीन के पास आते हैं। पूरे गांव के कपड़े एक साथ मशीन में डाल दोगे तो यही होगा ना? ऐसी आवाज आई, मुझे लगा पता नहीं क्या हो गया। नए डिजाइन पर काम कर रहा था, काम छोड़कर आना पड़ गया मुझे। देख लो मम्मी, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ, अब बाहर से कोई शोर शराबा ना आए। हाँ हाँ विनीत तू जा। और बहू तू इधर सुन, ये क्या कर दिया तूने? अपना शादी का जोड़ा चद्दरों के साथ मशीन में डाल दिया। अरे बहू तो समझ भी रही है, 2 लाख का लहंगा था वो। बताओ, जिस काम में हाथ लगाती है उसी का सत्यानाश कर देती है। ममता जी, बहू की आंखों में पानी आ रहा है, जरा चुप हो जाइए। बहू तेरी सास के कहने का मतलब है शादी का लहंगा ना इससे नहीं धोते हैं, और ये तो तेरे पति ने तेरे लिए खुद तैयार किया था। मुझे ये काम नहीं आते बाबूजी, मैं तो बस अच्छी बहू बनने की कोशिश कर रही थी। सुबह चाय खराब बना दी, अभी मशीन खराब कर दी, मैंने मम्मी जी को भी दुखी कर दिया। अरे तो तू वो काम कर क्यों रही है बहू जो तुझे आता नहीं? घर के इतने काम होता है, जो काम तुझे आता है वो कल है। मुझे क्या पता मैं क्या कर सकती हूँ, मैं पहली बार बहू बनी हूँ ना माँ जी। टीवी सीरियल वाली बहुओं की तरह 8-10 साल का एक्सपीरियंस थोड़ी ना है मेरे पास। बहू बेटा, तुझे बहू बनने की प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। तेरे मायके में कोई तो ऐसी चीज होगी जिसमें तेरा हाथ साफ होगा, जो तुझे बहुत पसंद होगी, उसी चीज में मन लगा ले बेटा। बिन्नी को पूरी दुनिया में एक ही काम आता था, ड्राइंग
एंड स्केचिंग। बिन्नी अपने कमरे में जाती है जहां विनीत एक के बाद एक पन्नों को फाड़ कर फेंक रहा था। पता नहीं क्या हो गया है, आज दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पापा जी के पैसों पर मुझे कुछ नहीं करना। कस्टमर सिर्फ बड़ा शोरूम देख कर नहीं आएंगे। ये ब्लाउज आप गिरे हुए बाजू का क्यों बना रहे हैं? फुल बाजू का ब्लाउज बनाइए ना, कोट गला और नीचे लाल रंग का लहंगा, बहुत अच्छा लगेगा। आजकल लोग ना फिर से ओल्ड ट्रेडिशनल फॉलो करना चाह रहे हैं। रजवाड़ी लुक भी बुरा नहीं होगा। अगर सभी एक से ही कपड़े पहनने लगेंगे तो फिर शादी में अलग क्या रह जाएगा। माना ट्रेंड एक चीज है, पर सुविधा पे तो देखेगा ना आदमी। एक तो इतने कड़ाके की ठंड, उसमें दुल्हन स्वेटर नहीं पहन सकती, तो कम से कम फुल बाजू का लहंगा हम उसके लिए बना ही सकते हैं। ओहो, तो अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे कैसे क्या डिजाइन करना है। फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है मैंने, ड्रेस डिजाइन करना जानता हूँ मैं। सच कहूं तो जो लहंगा आप लेकर आए थे ना, उसकी भी बाजू की फिटिंग सही नहीं थी। आखिर में दूसरे ब्लाउज के साथ उस लहंगे को पहनना मैंने, पता चल रहा था कि नहीं। क्या? बिल्कुल भी नहीं। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे इन चीजों की समझ है, वरना सभी के सामने इंसल्ट हो जाती मेरी। ये सुन के विनीत जरा बिन्नी की पहनी साड़ी को गौर से देखता है। ये साड़ी कहाँ से ली तुमने? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ, इतने बड़े खानदान की हो तुम, अपनी साड़ियां तो विदेश से ही मंगवाती होगी। संभव होता तो लोग चांद से उसकी चांदनी भी खरीद लेते, पर कुछ चीजें ना खरीदी नहीं जाती, उन्हें बनाया जाता है। मैं जो भी कपड़े पहनती हूँ वो सारे के सारे मेरे ही स्टाइल किए होते हैं। मैंने बताया था ना आपको, मेरे सर जब मुझे पढ़ाने आते थे मैं उन्हें अलग बिठाकर खुद ड्राइंग करने लगती थी। सर ने नोटिस किया कि मैं रंगों में अच्छी हूँ। फिर वो खुद के साथ क्लास में अपनी बीवी को भी लाने लगे, जो टेलर थी। मैं उनको डिजाइन बताती और वो सी देती। कपड़े इतने सुंदर सुंदर बनने लगे कि आंटी जी को भी कॉन्फिडेंस आ गया। फिर पापा ने उन्हें हमारे यहाँ सभी के कपड़े बनाने के लिए रख लिया। मैं ही सभी के कपड़े डिजाइन करती थी। मेरी साड़ी के ऊपर जो कलाकारी दिख रही है ना, ये नकली नहीं है, मैंने हाथ से बनाई है। हाँ ठीक है, मान लिया तुम्हें डिजाइन की समझ है, पर मेरे कस्टमर सिर्फ एक शहर के नहीं होंगे, मुझे पूरी इंडिया में फेमस होना है। विनीत को साइड कर बिन्नी उसके हाथ से ड्राइंग कॉपी लेकर खुद लहंगे का डिजाइन बनाने लगती है, जिसे देखकर विनीत हैरान हो जाता है। हर आदमी हर काम में एक्सपर्ट तो नहीं हो सकता। मैं इस काम में अच्छी हूँ। मेरी बात मानिए, 2 कारीगर बुलवाया है, मेरे डिजाइन किए हुए लहंगे को सिलवा लीजिए। अगर ये नहीं बिके तो जिम्मेदारी मेरी, उन्हें मैं मेरे मायके में भिजवा दूंगी। इस गवार को लगता है कि ये मुझे कंपटीशन दे देगी। विनीत को अपनी बीवी के टैलेंट पर भरोसा नहीं था, पर जैसे वो उसके डिजाइन किए हुए लहंगे को अपने शोरूम में लगाता है, पहले ही दिन स्टॉक आउट। मुझे माफ कर दो बिन्नी, मेरे पास जो कुछ भी है तुम्हारे ही कारण है। उसके बाद भी मैं तुम्हें गवार समझ रहा था। गवार तो यहाँ मैं हूँ, जो एक सही ड्रेस तक नहीं ढूंढ सका, जिसने अपनी बीवी की कदर नहीं की, उस बीवी की जो इतनी टैलेंटेड है। ये शोरूम तुम्हारा है और ये घर भी। प्लीज मुझे अपने अंडर काम पर रख लीजिए ना मैडम। विनीत बिन्नी को पूरे मन से अपना लेता है और दोनों की जिंदगी खुशहाल हो जाती है।